नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस कार्यक्रम में उक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उक्रेन के भविष्य के बारे में बात करेंगे और इस बातचीत में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक प्रकाश के रे साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और बहुत अच्छी पैनी नज़र रखते हैं और उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी जगह-जगह हम लोग उससे लाभान्वित होते रहते हैं। अ, एकाएक सब परिवर्तन हुआ है, जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठंड लग रहा है गायब हो गई है और एकदम से गर्मी सी आ गई है। ऐसे ही दुनिया की राजनीति में भी ट्रंप साहब के आने के बाद एकाएक तरह-तरह के भूचाल पैदा होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं फेरबदल, वो वही है जहां की चर्चा आज हम करना चाहते हैं, यानी उक्रेन। एक लंबा युद्ध चल रहा था और जिसमें पश्चिम के सारे देश अमेरिका के नेतृत्व में शामिल थे। ये पश्चिमी यूरोप शामिल था, यूरोपीय यूनियन के तौर पर, और अमेरिका तो था ही, लीड ही कर रहा था। लेकिन अब एकाएक सत्ता बदलने के बाद एकदम से चीजें परिवर्तित हो गई हैं। पुतिन से ट्रंप की बात हुई लंबी, उसके तुरंत बाद सऊदी अरब में दोनों देशों के राजनयिकों की इस बारे में बैठक हुई, जिसमें रूस की ओर से विदेश मंत्री लेवरोव, जो बहुत अनुभवी हैं और बहुत पुराने हैं, एक लंबे समय से हम उनको एक विदेश मंत्री के चेहरे के तौर पर रूस से देखते रहे हैं, वो भी शामिल थे। और उन्होंने जो कुछ कहा, जो उसके बाद जो टिप्पणियां आई, कि वो इस बात से अमेरिकी साइड को सहमत कराने में सफल हो गए कि दरअसल ये जो धारणा है कि ये युद्ध रूस ने छेड़ा, ये सही नहीं है। नाटो ने पोक करके वो पोजीशन पैदा कर दी थी कि रूस के पास अपनी सीमाओं को बचाने का और कोई चारा नहीं बचा था, और ये आरोप भी उसको झेलना पड़ा कि उसने यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए हमला किया। खैर, ये उनका पक्ष हो सकता है। जो विश्व जनमत है, पश्चिमी ओरिएंटेड आप कह सकते हैं, उसके दिमाग में तो यही था कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है और यूक्रेन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की आजादी की रक्षा के लिए एक युद्ध लड़ रहा है, जो उसका हक है, और उस हक में पश्चिम उसका समर्थन कर रहा था। अभी तक ये पोजीशन थी, लेकिन अब एकदम चीजें एकदम से उलट गई हैं। अमेरिका की ओर से ट्रंप साहब ने खुद एक लंबा ट्वीट जारी किया, जो सब जगह कल मीडिया में रहा। उसमें गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने, जैसी उनकी स्टाइल है, वो जैसा वो लोग कह सकते हैं कि मुंहफट है, उन्होंने तो जेलेंस्की को व्यक्तिगत तौर पर भी और इस युद्ध में उनकी पूरी भूमिका को और उसमें अमेरिका के फंड्स वगैरह के गलत इस्तेमाल की, उनकी अपनी लोकप्रियता, उनके अपने समाज में यूक्रेन में न होने की, इस तरह की गंभीर आलोचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप उस राष्ट्रपति होते अमेरिका के, उस समय जब ये फैसले हुए और ये हुआ, तो अमेरिका को इस तरह के युद्ध में जबरदस्ती सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए और एक ऐसे युद्ध में जिसका हारना तय है, उसमें झोंकने की ओर कभी नहीं जाते। ये सब उन्होंने बहुत गंभीर गंभीर बातें की। खैर, वो जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से तारतम्य में है। जेलेंस्की इससे बहुत परेशान हुए और जेलेंस्की की ओर से भी कई बयान आए। अब इसमें भी एक पुरानी कहावत है, अमेरिकन कहावत है, मुझे याद नहीं पड़ रहा किसने इसको कहा था, लेकिन एक समय ये कहा गया था, किसी अमेरिकी राजनयिक ने ही कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी करना तो गलत है ही, लेकिन अमेरिका से दोस्ती करना तो फैटल है, उससे भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। जेलेंस्की का हाल आज वही है। अब यूरोप उनको इस स्थिति में कोई सहायता कर पाएगा या उन्हें घुटने टेकने होंगे, क्योंकि अमेरिका ने कुछ आर्थिक शर्तें भी उनके सामने बहुत बड़ी रखी हैं, जो अभी अपरोक्ष रूप से आ रही हैं। लेकिन अगर वो उस सब को स्वीकार करते हैं, तो एक सार्वभौम देश होने की यूक्रेन की जो स्थिति है, वो कायम रह पाएगी कि नहीं, या वो एक कॉलोनी बन जाएंगे अमेरिका की। तो फिलहाल कुल मिला के जेलेंस्की बहुत मुश्किल में है, और इस युद्ध का जो भी फैसला जिस तरह से भी होना है, लग रहा है कि ये दो बड़ी शक्तियां, रूस और अमेरिका, आपस में तय कर लेंगे और जेलेंस्की को उसको देर सवेर मानना ही पड़ेगा। उनके पास बहुत इधर उधर स्केप के रास्ते नहीं बचेंगे, ऐसा लग रहा है। आज एलन मस्क ने एक और बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या का आरोप जेलेंस्की पर सीधे सीधे मढ़ दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गोंजालो लिरा नाम के पत्रकार को
इन्होंने स्वयं ही उसकी हत्या के लिए प्रायोजन किया, क्योंकि वो युद्ध में उक्रेन की भूमिका, अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल और उसकी चोरी, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। और वो दिखा रहे थे कि रूस, जैसा पश्चिमी के प्रेस में कई बार दिखाया जाता है कि उक्रेन कोई बहुत सफलतापूर्वक युद्ध चला रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक हारा हुआ युद्ध है जिसमें रूस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस बारे में समझौता कर लिया जाए तुरंत। अगर नहीं किया जाता तो ये अमेरिकन टैक्स पेयर का नुकसान होगा। बाद में उनकी ये बताया गया कि उक्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनकी मरने की खबर आई। उनके परिवार के लोगों ने काफी बवाल मचा रखा है अमेरिका में। आज उस सवाल को एलन मस्क ने बड़ा करके खड़ा कर दिया है और उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे लग रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक वर्ग है वो ट्रंप की राय से सहमत होता जा रहा है। तो खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ज्यादा बड़ी भूमिका बांध दी। अब प्रकाश जी से इन सब चीजों पर प्रकाश डालने के लिए कहते हैं। तो प्रकाश जी बताइए, क्या होने जा रहा है? ये 1-2 महीने पहले स्थिति क्या थी और अब लग रहा है कि एकदम सारी गलती जेलेंस्की की है और अमेरिकन नीति निर्धारकों की है, जो इन्होंने पहले जो कुछ किया। और ये युद्ध अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उक्रेन के सरेंडर से और जेलेंस्की के अनिश्चित भविष्य से खत्म होगा, जिसमें पता नहीं क्या हो सकता है। तो कुछ इन चीजों पर आपका प्रकाश डालना बेहतर होगा, बताएं हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सलीम कौसर साहब का एक शेर है कि कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। और क्या बात है। बहुत बड़े प्राचीन यूरोप के फिलोसोफर सेनेका का कहना है कि अगर आपने अपनी नाव गलत दिशा में डाल दी है तो कोई भी हवा आपकी मददगार नहीं हो सकती है। और जी। ठीक यही स्थिति हम ज़ेलेंस्की के सामने देख रहे हैं। और न सिर्फ उनके सामने देख रहे हैं, बल्कि हम यूक्रेन के सामने भी देख रहे हैं और यूरोप के सामने भी देख रहे हैं। और देखिए, अब भविष्यवाणी करना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि एग्जैक्टली चीजें क्या होंगी, लेकिन यह जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस दिशा में जाएंगी। और जैसा आपने कहा कि ट्रंप को आए हुए अभी आज 1 महीना पूरा हो रहा है और 1 महीने में अमेरिका के भीतर उनकी अपनी नीतियों और काम करने के तौर तरीकों को लेके और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति से लेकर कूटनीति तक, मतलब इतने इतने बदलाव आप देख रहे हैं, इतनी हलचलें आप देख रहे हैं कि आपको उन सब का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कब किसके पक्ष में बोल रहे हैं, कब किसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये आप अंदाजा, जैसे भारत को उन्होंने कहा भारत तो धनी देश है, मैं भारत को क्यों पैसे दूं। या चीन के राष्ट्रपति बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन चीन के साथ तो हमको वो कंपटीशन करना है। तो लेकिन जो डायरेक्शन है वो साफ दिख रहा है। अगर मैं जेलेंस्की को कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ट्रंप ने कल और एलन मस्क ने और बहुत सारे और उनके नेताओं ने जिस तरीके की बात कही है कि वो डिक्टेटर हैं, वे चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो अब मामला क्या हो गया कि पहली चीज कि आप इलेक्शन में जाएं, और अगर आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि यूक्रेन के भीतर कोई आंदोलन या रूस जो है अपने हमले बढ़ा दे, जिससे कि उनको देश छोड़ना पड़े। एक एक संभावना, एक आशंका ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हड़बड़ी में ताबड़तोड़ जो है आप चुनाव कराएं। अब यूक्रेन में देखिए दो चीजें हैं अभी। एक कि जो बहुत बड़ा इलाका जो रशियन स्पीकिंग है या रशियन कल्चर का है, वो तो रशिया के पास है। कुछ इलाके जैसे ओडेसा और कुछ और इलाके हैं जो अभी यूक्रेन का हिस्सा हैं। तो वहां की पब्लिक तो डेफिनेटली जेलेंस्की को सपोर्ट नहीं करेगी। बहुत सारे यूक्रेन के लोग जो प्रो रशियन या वो इस तरीके की राजनीति से सहमत नहीं थे, वो बेलारूस और रशिया में शरणार्थी हैं। तो उनका वोट का क्या क्या होगा। बहुत से लोग जबरदस्ती युद्ध में शामिल किए जाने के डर से या अपनी आर्थिक और बाकी मजबूरियों की वजह से वो यूरोप पलायन कर गए हैं। तो जो बचा हुआ तबका है वो ऑलरेडी बहुत तरीके की तकलीफों में है। आपने बहुत तमाम वीडियो देखा होगा कि लोग सड़क पे जा रहे हैं, उनको पकड़ के
मतलब कम उम्र के लड़कों को भी और बुजुर्गों को भी पकड़ के जबरदस्ती जी, जी। फेंका जा रहा है। जी, जी, जी। तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर उस रास्ते से नहीं दिखता है। जी। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि यूरोप, रूस और अमेरिका इस बात पे राजी हो जाएं कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हम यूक्रेन में कीव में बैठाते हैं और जिसमें कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसके कुछ लोग हों, कुछ मिलिट्री के लोग हों और एक और कुछ डिप्लोमेट्स हों और एक समझौते पर साइन करने के लिए उनका कोई उस तरीके का पॉलिटिकल रोल, डिप्लोमेटिक रोल नहीं होगा, लेकिन कोई भी अगर समझौता होता है उसकी लीगल सिचुएशन क्या रहेगी या इसके लिए जरूरी है कि यूक्रेन का आधिकारिक हस्ताक्षर उस पर हो। जी। तो ये 3 सिनेरियो मैं देख रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जेलेंस्की के लिए फ्यूचर नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अमेरिका ने जो शर्तें ला दी हैं, रूस ने जो इलाके अपने में मिला लिए हैं और अभी भी लड़ाई चल रही है, रोज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एवरेज से जो है रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो अब है कि यूक्रेन का क्या होगा। देखें, इसमें सीधी सी बात है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का 1 महीना देखें तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा। तो इसके बदले तुरंत क्या डेनमार्क ने कहा कि आप पहले ही से आपकी मिलिट्री है, आपके साइंटिस्ट जो है आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, आप उन सबकी संख्या बढ़ा दीजिए, आप ज्यादा उसका यूज इस्तेमाल करिए। एक्चुअली ग्रीनलैंड को इस्तेमाल यही लोग करते हैं। डेनमार्क का वहां पर कुछ कोई बिजनेस और उस तरीके से नहीं है और बाकी 55-56 हजार लोग वहां के जो स्थानीय निवासी हैं। तो आपने देखा कि ग्रीनलैंड ने कह दिया कि भाई आप हमारे यहाँ और काम कर लीजिए, कब्जा करने की क्या जरूरत है। पनामा कैनाल को कब्जा करने की इन्होंने बात की तो पनामा ने कहा कि भाई ऐसा है, हम चाइना के बेल्ट रोड परियोजना से हट जाएंगे 1-2 साल में और आपकी जो नेवी की और जो अमेरिकी गवर्नमेंट के जो शिप जाएंगे, जहाज जाएंगे, उन पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उनसे कोई फीस नहीं वसूलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा मेक्सिको और कनाडा पे कि हम टैरिफ लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप टैरिफ मत लगाइए, हम आप अपने बाउंड्री को, अपने बॉर्डर को सील कर रहे हैं, हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ इलीगल लोग ना घुसें। उन्होंने बाकी देशों को कहा तो बाकी देश अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे चाइना ने थोड़ा कन्फ्रंटेशनल रास्ता अपनाया है कि चलो आप लगाओ तो हम भी लगा देते हैं और उन्होंने डब्ल्यूटीओ में भी कंप्लेन करने का इंतजाम किया है कि ये अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में आपने देखा कि हमने कुछ चीजों पे टैरिफ कट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत आपाधापी में और बहुत जल्दी गए, जबकि आपके यहाँ भी उतना समय नहीं था कि आपकी अपना होमवर्क होता। या अमेरिकी राजनीति में जो तरीका है कि मंत्री और बहुत सारे अधिकारियों को सीनेट जो है कंफर्म करेगी, तब वो अपने कार्यालय में काम शुरू करेंगे। वो प्रक्रिया भी चल रही है। कोई फुल फ्लेज कैबिनेट की बैठक अभी तक ट्रंप के यहां नहीं हुई है। तो ऐसे में ट्रंप टैरिफ लगाने की बात तो कर रहे हैं, ऑर्डर तो दे रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनी है। उससे पहले ही आप चले गए कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अपने अपने तरीके से वो एक अलग बहस हो सकती है कि वो तरीका ठीक है नहीं है, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड सबने कर दिया जो भी ट्रंप ने किया। अब इसमें जो सबसे बड़ा चीज उन्होंने हासिल किया है, जो कि बहुत पहले से वो बोस्ट भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि मेरे से अच्छा निगोशिएशन करने वाला, मेरे से अच्छा डील मेकर कोई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि वो लगातार उनके फेवर में डील्स होती जा रही हैं। वो वो बार को इतना ऊंचा कर दे रहे हैं कि इतने पे तो आपको आना ही पड़ेगा। तो वो चीज हम यूक्रेन के मसले में भी कह सकते हैं। देखें, बीच में 2 चीजें ऐसी हुई हैं जो कि दुनिया की राजनीति के लिए और खासकर यूरोप के भविष्य के लिए बहुत बड़ी होने जा रही हैं। ठीक एक समय में यूरोप में पेरिस में पहुंचे उनके उपराष्ट्रपति, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मेलन में रहे और फिर वहां से पेरिस से गए म्यूनिख, जर्मनी। वहां पर उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ठीक उसी समय अमेरिका के नए रक्षा सचिव पीट हेग्सेट वे ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पे उन्होंने नाटो की मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद उन्होंने पोलैंड और एक और देश में जो अमेरिकी सैनिक वहां रहते हैं, यूरोप के तमाम देशों में, वहां पे उन्होंने उनका मुआयना किया, निगरानी की। तो इन दोनों नेताओं ने जो संदेश दिए वो संदेश बहुत स्पष्ट हैं, बहुत उसमें कोई
ना तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना कुछ है, और बहुत ब्लंट और बहुत साफ में उन्होंने क्या कहा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने कहा कि हम आपको अब हथियार नहीं दे सकते, हमारी मिलिट्री आपके लिए नहीं मेहनत करेगी, आपको अपना हथियार बनाना होगा। पहली चीज। उनके उपराष्ट्रपति ने कहा तुम अपना वैल्यू भूल गए हो, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, तुमने अपने आप को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लिया है, तुम कुछ नहीं बना रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एआई में तुम्हारा कुछ नहीं है, एआई में हम आगे रहेंगे। साफ साफ उन्होंने कह दिया। तो एक तरफ यूरोप के साथ अमेरिकन लीडरशिप ने, नई अमेरिकन लीडरशिप ने कल्चरल वार छेड़ दिया है, इकोनॉमिक वार छेड़ दिया है, और उनकी सिक्योरिटी गारंटी एक तरीके से उठा ली है। कहने का मतलब कि नेटो गारंटी जैसी अब चीज नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि जो देश 1990 के बाद शामिल हुए हैं नाटो में, जो 16 देश हैं, वहां से अमेरिका अपने प्रेजेंस को हटाएगा। कहने का मतलब कि अब वो जो बात हो रही थी, जो आपसे भी हमने बात करी थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जी जी जी। कि अगर किसी एक नेटो देश पर अगर आप हमला करेंगे, कोई बाहर का देश हमला करेगा, तो इसे नाटो के सारे सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये उसका मेन क्लॉज है, क्लॉज 5। तो इसका मतलब यह है कि नाटो का वो क्लॉज, अब भाई तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो। तो यूरोप आज के डेट में एक ऐसी स्थिति में, अच्छा अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए जो पेरिस में अभी यूरोपियन लीडर्स बैठे, उसकी भी अलग अलग कहानी है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, सिर्फ उसमें से 8 देशों को बुलाया गया। ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है वो पहुंचा था, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर गए थे। अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ऐसा करते हैं, एक हम यूरोपियन मिलिट्री बनाते हैं और उसको हम यूक्रेन में डालते हैं। अब इस पर जर्मनी सहमत नहीं है और कुछ और देश सहमत नहीं है। यूरोपियन यूनियन के भीतर हंगरी, स्लोवाकिया, बहुत सारे कुछ और 2-3 देश, खुद इटली की प्राइम मिनिस्टर का मेलोनी का रवैया स्पष्ट नहीं है कि वो क्या चाहती हैं, कैसे करेंगी। जर्मनी में, फ्रांस में आपने देखा चुनाव में क्या स्थिति है, तो फ्रांस की पॉलिटिक्स किस तरफ अपनी हामी भरेगी। तो अब स्थिति यह है कि अगर यूरोप अपने मिलिट्री को यूक्रेन में सो कॉल्ड शांति स्थापना के नाम पर भेजेगा, और कल को मान लीजिए खुदा न खास्ता गलती से या जानबूझ के रशियन मिलिट्री से उनकी भिड़ंत हो जाती है, तो वो एक तो उसमें रूस अपर हैंड में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अमेरिका बचाव करने नहीं आएगा। तो अब यूरोप के सामने यह सवाल भी है कि आप इस रिस्क को कितना, कहां तक ले जाना चाहते हैं। क्या इस युद्ध को आप यूरोप में घुसाना चाहते हैं? क्या आप न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, 2 देश दुनिया में मेरे हिसाब से ऐसे हैं, बड़ी ताकतें, अमेरिका और चीन, जो जिनका न्यूक्लियर हथियार जो है वो उनके अस्तित्व के संकट से जुड़ा हुआ नहीं है। वो उन्होंने हथियार इसलिए नहीं रखा है कि उनको कल कोई उनके एग्जिस्टेंस को सवाल उठा देगा। ये अलग बात है कि कभी किसी स्थिति में वो इस्तेमाल करें, वो दूसरी चीज है। लेकिन रूस और यूरोप की स्थिति यह है कि उनके लिए परमाणु बम जो है वो एक सचमुच का हथियार है। वो जिस डिटरेंट दिन है हमारे, जी। हाँ, जिस दिन हमारे अस्तित्व पर लगेगा कि अब हम खत्म हो जाएंगे, तो उस स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे हिसाब से जेलेंस्की से बड़ा सवाल है कि क्या आप, अब आप देखें रशिया कह रहा है कि अभी कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं कि 4 जो प्रोविंस उन्होंने अपने में मिला लिए हैं, तो रूस इतने पर मान सकता है कि 2 वापिस मैं कर देता हूं यूक्रेन को। अगर यूक्रेन नहीं मानता है, यूरोप नहीं मानता है, तो वो ओडेसा और खिरसोन वगैरह को भी कब्जा करेगा, ये कहा जा रहा है। अब इसमें क्या आप भी जानते हैं कि जब निगोशिएशन होंगे तो 50 फार्मूला आएंगे और बदलाव होगा, ये होगा वो होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके ऊपर अपने इलेक्शन कैंपेन में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो अभी वहां के स्वास्थ्य सचिव बने हैं, उन्होंने उठाया था, और ये बात लगातार कही जा रही है। इनफैक्ट यूरोपियन लेफ्ट इस बात को बहुत शुरू से उठा रहा है कि ये लड़ाई किस लिए हो रही है। ये लड़ाई यूक्रेन के रिसोर्सेस की लड़ाई है, उसके खनिज संपदा की लड़ाई है, उसके खेतों की लड़ाई है। देखें, युद्ध से पहले यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश था, अगर आप रूस को किनारे कर दें तो। जी जी जी। वो
ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप था। वहां की धरती मतलब सचमुच में सोना उगले, हीरे उगले जैसी धरती है। वो वाली है, हाँ, गेहूं सबसे ज्यादा पैदा करते हैं वो जी, सबसे रूस ज्यादा के बाद। सोयाबीन और बहुत सारी और चीजें। उसके अलावा उनके पास रेयर अर्थ मटेरियल, कोयला, तेल, परमाणु इंस्टॉलेशन हैं वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी है, नदियां, ऊपर वाले ने उन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी नदियां दी दे हैं। रखी। यूक्रेन गरीब देश होते हुए भी एक धनी देश है, अगर आप संपदा के हिसाब से देखें। अब संसाधनों क्या, के लिहाज से धनी देश है। बहुत धनी देश है। अब हालत क्या है कि कुछ संसाधन तो रूस के पास आ गए, कुछ पॉपुलेशन जो है वो, आबादी जो है वो रूस के हिस्से में आ गई, कुछ लोग रिफ्यूजी बन गए यूरोप में। अब उसमें से कितने वापसी करेंगे, नहीं करेंगे। अब जो बाकी बचा है, तो अमेरिका ने दो तरीके का पेमेंट किया है, जो अमेरिकी राजनेता ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, जो प्रो यूक्रेनियंस रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जी कि जी जी। उन्होंने दो तरीके का पैसा दिया। एक पैसा वो दिया, उसको छोड़ दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हुई है, करप्शन क्या हुआ है, चोरी कितनी हुई है, उसको छोड़ देते हैं। या ठीक। हथियार गए तो कहां गए, हथियार सीरिया में गए, मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स के पास गए, या साउथ एशिया में आतंकियों के पास आए, वो अलग बात है। ठीक। लेकिन जो लीगली पैसा आया उसमें दो आया। एक, जो यूक्रेन नहीं आया वो अमेरिका के हथियार कंपनियों को दे दिया गया, या यूरोप ने जो हथियार दिए उसको दे दिया गया। वो, इसका मतलब कि वो पश्चिम ने अपना पेमेंट अपने पास रख लिया और अपने बिजनेस को दुरुस्त कर लिया। उसके बदले उनको चुनावी चंदा मिला और उन्होंने चुनाव लड़ा। यूक्रेन को दूसरा हथियार मिल गए। और यूक्रेन को हथियार मिल गए, और युद्ध भूमि में उन हथियारों को कबाड़ा बना दिया रसिया ने। दूसरा पेमेंट आया जो कर्जे के रूप में आया। अब वो कर्जा एग्जैक्टली 200 बिलियन डॉलर की बात हो रही। इन्होंने जो द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है, वो 500 बिलियन डॉलर का बिल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के सामने रखा है कि भाई आपको 500 बिलियन डॉलर देने हैं, हम जानते हैं कि आप नहीं दे सकते, तो आप ऐसा कर लो, रेयर अर्थ मटेरियल्स, कोयला, तेल, गैस, ये सब हमारे जिम्मे दे दो, उसमें से जो प्रॉफिट होगा हम आपको कुछ दिया करेंगे, अपने बंदरगाह मुझे दे दो, अपनी सड़कें, रेलवे, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे जिम्मे दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन है, आर्थिक उपनिवेशवाद। बिल्कुल। और उन्होंने एक शर्त रखी है। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि जो उसमें मैं देख रहा था कि बंदरगाह, अब आप देखें कि यूक्रेन के पास जितने बंदरगाह थे उसमें ओडेसा को छोड़कर बाकी सब रूस के पास चले गए हैं। रूस ले चुका है जी। इसका मतलब ये हुआ, और कल को मान लीजिए कि ओडेसा भी अगर ले ले या ना भी ले, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन से जो अनाज या जो संपदा बाहर निकाली जाएगी उसमें रूस और टर्की का भी हिस्सा होगा। इसका मतलब कि यूक्रेन पर आर्थिक उपनिवेश सिर्फ अमेरिका का नहीं होगा, अमेरिका का बड़ा हिस्सा होगा, और रूस और टर्की जैसे देशों का भी उसमें कुछ हिस्सा बनेगा। हिस्सा होगा। नंबर वन। नंबर टू, कि जो हम लोग जमीन की बात कर रहे थे, ऑलरेडी 30% से ज्यादा जमीन वहां पे लोग बेचकर भाग गए हैं। और आप भी जानते हैं कि या हमने इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा, और भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा कि जब देश एक दूसरे से समझौता करते हैं तो देश जाके नहीं वहां पे काम करता है, कंपनियां काम करती हैं। ठीक बात है। और अमेरिका ऐसा देश है कि बाकी देशों के साथ क्या है कि उनके कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे हम एक देश है, हमारे कुछ कॉर्पोरेट्स हैं। अमेरिका जी। कॉर्पोरेट्स का देश है। उनका रिजर्व बैंक भी जो है वो एक कंपनी है, उनके जो शहर हैं वो एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड है सब। तो ये क्या हुआ कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट का या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो कर्जे होंगे, उन कर्जों को ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां जो दुनिया को ओन करती हैं वो खरीद लेंगी कि ठीक है 20 बिलियन डॉलर है, 20 बिलियन आप हमको दे दीजिए, और उस 20 बिलियन डॉलर के बदले वो 20 बिलियन डॉलर की जमीन या कोयला खदान या बंदरगाह ले लेंगी। तो होगा क्या, और ऑलरेडी हो चुका है, 30% जमीन जा चुकी है उनकी। तो वहां की खेती भी जो है वो चली जाएगी अमेरिकी कंपनियों के हाथ में। और अंतिम बात यह है
कि बाकी तो चलिए संसाधन कितना लूटा जाएगा, $500 बिलियन, और उसका सूद पर सूद का क्या हिसाब होगा वो बाद की बात है। सबसे बड़ी त्रासदी ये होगी कि ऑलरेडी लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों की संख्या में लोग विकलांग हो चुके हैं, लोग मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लोग इंटरनली और एक्सटर्नली पलायन में हैं। वे लोग परपेचुअल गरीबी में चले जाएंगे। यूक्रेन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में रहने के लिए बहुत लंबे अभिशप्त हो समय तक जाए। अभिशप्त हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है, मुझे याद आ रहा है, एक छोटी सी बात और कर लें। ये तो आपने लगभग उस दृश्य को सामने रख दिया जो मैं सोचता था कि आप रखेंगे ही, कि सबकी समझ में आ गया कि यूक्रेन का अब क्या भविष्य है, और वो बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति में है। एक दूसरा इलाका भी अभी ट्रंप ने छेड़ दिया है, आज आप मिल ही गए तो वो भी बात कर लें। अब ट्रंप चाहते हैं कि गजा भी खाली हो जाए और वो टूरिस्ट हब बने, वहां बिल्डिंगें बने, कैसीनो बने और चीजें बने, और उसे लास वेगास का एक छोटा रूप बना के अमेरिकन कंपनियां वहां भी पहुंचे। क्या लग रहा है वहां क्या करने वाले हैं? चूंकि जॉर्डन के प्रेसिडेंट को बैठा के ट्रंप ने ये सब बोला, वो हूं करता रहा, और उससे पूछे जाने पे बोला मैं अलग से बात करूंगा। यानी हिम्मत तो उधर भी किसी की नहीं है। जितने देश हैं चारों तरफ जो हैं, मेरा ख्याल है कि वहां भी कुछ ऐसा जादू होने वाला है क्या? थोड़ा शॉर्ट में ही सही, कार्यक्रम में 10 देखें मिनट है हमारे पास। देखें मिडिल ईस्ट की अभी जो स्थिति है वो बहुत ही अजीब सी स्थिति में वो पूरा इलाका है। जैसे आपने सीरिया में देखा, वहां पे इजराइल ने अपने कब्जे को बढ़ा लिया है, और गाजा सीज टर, फायर के बावजूद बाद भी वहां टर्की पे ने 150। टर्की ने भी बढ़ा लिया है। टर्की तो वो जो कठपुतली बिठाई गई हो तो टर्की नहीं बिठाया है, टर्की की। टर्की और कतर ने। लेकिन लैंड की बात करें, और एक बड़े हिस्से पर कुर्दों का कब्जा है जो अमेरिकन सपोर्ट है कंट्रोल है, जिनको। जी। जिनको सपोर्ट नहीं है, कंट्रोल का ही है। मतलब आजकल तो कंट्रोल। सब कुछ बड़ा सामने है। और अभी आपने देखा कि रूस और अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक बैठक हुई, ये पहली बैठक हुई, उसकी मध्यस्थता की सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अभी संयुक्त अरब अमीरात के चीफ ने मीटिंग की है इनके साथ, अमेरिकी विदेश सचिव के साथ। और ये लोग खुश नहीं है सीरिया में जो कुछ हुआ। ईरान दो तरीके से मुश्किल में है। एक तो उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है उस इलाके में, उसकी अपनी समस्याएं हैं। और अगर ट्रंप, मिडिल ईस्ट में किसी के नुकसान की संभावना है ट्रंप से, तो वो ईरान है। और रियली बिल्कुल। मैं अभी भी आशंकित हूं कि ईरान एक डेंजर जोन में है। इस पूरे सिचुएशन में कल पुतिन का जो स्टेटमेंट आया कि हम दोनों देश मिडिल ईस्ट में सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं, इसका मतलब कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी वो होगा वो अकेले अमेरिका के हिसाब से नहीं होगा, उसमें रूस और चीन की भूमिका भी होगी। और मैं समझता हूं कि गाजा खाली भी अगर कराएंगे तो ट्रंप के पास 4 साल हैं। 4 साल में आप पूरा गाजा खाली नहीं करा सकते, उसके लिए बहुत बड़े कत्लेआम की जरूरत होगी। और मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप चाहे जितने भी बिजनेस माइंडेड हों, उनके आइडियाज चाहे जितने भी आपको क्रेजी लगे, मैं नहीं समझता हूं कि वो आदमी एक बड़े जनसंहार के लिए, नरसंहार के लिए इतिहास में अपने आप को शापित होने देगा, क्योंकि अब वो लिगेसी ढूंढ रहे हैं। अब वो अपने जीवन में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, वो लगातार जीतते आ रहे हैं अपने जवानी के दिनों से। अब उनको लग रहा है कि, और इसीलिए आप देखें कि पहला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन में दूर दूर तक नहीं नहीं है, दिखेगा। नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है, और देखें जैसे ही आप खाली कराएंगे, तो अभी जैसे बात हो रही है कि इजिप्ट तैयारी कर रहा है लड़ाई की, अपना उसने थोड़ा सा हलचल बढ़ा दी है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप उतना बड़ा रिस्क लेंगे। हाँ, यह जरूर है जो हमने बात शुरू में की थी कि चूंकि वो एक डील मेकर है, तो इतना बड़ा पत्ता फेंक दो कि सामने वाला कुछ तो मान ही जाए। तो मुझे कुछ न लगता कुछ है दे कि के वो जाएगा। कुछ तो जाए। और देखिए, सबसे बड़े प्रो इजरायली बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा पैसा ट्रंप कैंपेन को दिया है। ट्रंप के जो आसपास के लोग हैं, इलन मस्क, उनके विदेश सचिव, उनके रक्षा सचिव, ये सारे लोग प्रो इजरायली लोग हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग कैथोलिक हों चाहे जो भी हों, हम जायनिस्ट हैं, वो लोग बोलते हैं, जैसे बाइडेन बोला करते थे। तो मुझे लगता है
कि असली गारंटी यही होगी कि वो चाहते हैं कि कुछ जगह इनको मिल जाए। अब वो जेरूसलम पे राजी होंगे, वो कुछ इज़राइल को और ज़मीनें दिलवा देंगे, या गाज़ा में वो अमेरिकन इज़राइल के इंटरवेंशन के लिए रास्ता खोलेंगे, या अरबों को कहेंगे कि रास्ते पर आ जाओ, या ईरान को कहेंगे कि आप जो है अब ये शरारतें बंद कर दें लेबनान के थ्रू या इराक के थ्रू या यमन के थ्रू। तो मुझे लगता है कि बार्गेन करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस व्यक्ति ने जीवन में दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट हब में सबसे ज्यादा कमाया हो नाम, वो ये नहीं समझता होगा कि किसी जमीन पर कुछ करने के लिए क्या खतरे या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो वो मैं समझता हूं कि वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं। लेकिन हमको इस बात की का अनुमान लगाना होगा, अंदाजा लगाना होगा, और उस इलाके के और देशों को या दुनिया को, कि ये डील किस किन शर्तों पे होगी। मैं नहीं समझता कि गाजा खाली कराया जाएगा, लेकिन आखिर इस डील की इंतहा क्या होगी। समय हम लोगों का हो गया, 1-2 मिनट हमने और ले लिया। इस विषय पर हम अलग से बात करेंगे प्रकाश जी के साथ कोई दूसरा कार्यक्रम करके। आज ज़ेलेंस्की के भविष्य पर बहुत विस्तारित बात प्रकाश जी ने आपको बहुत तरह से प्रकाश डाल के संबोधित किया। मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातचीत है ये। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, फिर बातचीत करते बहुत रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए। बहुत Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.